नहीं, अमेरिका के जंग से चले जाने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नॉर्मल हो जाएगा क्या पहले? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। और वो ईरान के पास एक कंट्रोल तो हो गया कि जो उसके मित्र जिनके लिए वो चाहेगा, मतलब जो रास्ता खुला हुआ था, आप समझिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस जंग से पहले तो खुला हुआ था ना सबके लिए। अब उसमें उसके पास बेवजह एक पावर आ गई ईरान के पास कि वो हो सकता है हिंदुस्तान के लिए और दुनिया के देशों के लिए अलाउ कर दे, लेकिन कंट्रोल तो ईरान का हो गया ना। जो काम नहीं था वो ट्रंप ने करवा दिया। पैसा तो वो कह रहा है हम मित्र देशों से भी लेंगे। हाँ, वही तो कह रहा हूं। तो इसका मतलब जो ईरान के पास कंट्रोल नहीं था वो आपने ऑफिशियल कंट्रोल उनके पास करवा दिया, और अब वो संसद में कर रहे हैं, जिसको प्रोफेसर साहब भी बार बार बात करते रहते थे कि इंटरनेशनल वाटर्स में आप कैसे ये बहस करेंगे, लेकिन वो तो अब उन्होंने कर दिया है और इससे निकलना मुश्किल काम होगा। और हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ कितनी मजबूत है इसकी तस्वीर आपको दिखा देता हूं। वो ब्लफ नहीं करते कि यहां से अगर हमसे हमारी मंजूरी के बगैर गए तो कुछ हम हमला करेंगे। हर शिप को वहां से इजाजत लेनी पड़ रही है जाने के लिए, और एक जहाज जो बिना परमिशन के यहां से गुजर रहा था, इस पर IRGC ने हमला किया है। ये तस्वीर आपके सामने है। अल सलमी नाम है इस जहाज का, कुवैत का जहाज था, दुबई पोर्ट के एंकरेज जोन में लंगर डाले खड़ा था हॉर्मुज के बहुत नजदीक। इसमें 2 मिलियन मतलब 20 लाख लीटर 20 लाख बैरल क्रूड ऑयल जो है इसके अंदर लगा था, और ये चीन जाने वाला था। ये भी इंपॉर्टेंट है, चीन जा रहा था ईरान के दोस्त के पास, लेकिन मंजूरी नहीं ली इसने, और इसने क्रॉस करने की कोशिश की, और इसका यह हाल। और मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, ये जहाज जैसे हमारे यहाँ गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है ना कभी एक्सीडेंट में, तो ये जहाज अब दोबारा रिपेयरेबल भी नहीं रह गया है। हजारों करोड़ के बनते हैं सर जहाज। बताइए। यहाँ सारे फॉरेन की जो बड़ी कंपनियां, उन लोगों ने 80% कंपनी ने बोल दिया है कि जब तक हमें लगेगा नहीं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलना सुरक्षित है, हम हमारे जहाज को और हमारे क्रू मेंबर को रिस्क में नहीं डालेंगे। सारी विदेशी कंपनियां, और 80% कंपनी के अंदर चाइना का इन्वेस्टमेंट है। चाइना की बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो सारे पार्टनर इस बड़ी कंपनी में, और उन्होंने कहा है कि हम इसमें रिस्क नहीं लेंगे कि हमारा एक जहाज चला गया तो हमारी कम से कम हजारों करोड़ का नुकसान होता है, तो हमारा जहाज को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। तो आपको लग रहा है कि ये ईरान इस पर अब कंट्रोल भी रखेगा, पैसे भी चार्ज करेगा, और ट्रंप ये सरदर्द जो है बाकी दुनिया के गले डाल करके खुद चले जाएंगे मौज में? देखिए, अमेरिका तो युद्ध करने के बाद भी इस पर कंट्रोल नहीं कर पाया, उसके बाद भी ईरान का कंट्रोल रहा, और अब वो कह रहा है कि मैं चला जाऊंगा, तो उसके बाद तो ईरान का कंट्रोल रहना तय है। अब ये ईरान तय करेगा कि किसका जहाज को छोड़ना है, कितने पैसों पे छोड़ना है, किस मित्र देश का छोड़ना है, दुश्मन देश का छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, कितने पैसे लेकर छोड़ना है। अब ये पूरी दुनिया के लिए संकट खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने बैठे बिठाए ईरान को वो रिमोट कंट्रोल दे दिया जिसका ईरान को अंदाजा नहीं था। ईरान को बता दिया कि भाई आपके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, आप दुनिया की नस दबा सकते हो। जो अभी तक युद्ध के पहले ईरान बिना किसी रोक टोक के दुनिया के तमाम अपने दुश्मनों चाहे मित्रों सबके जहाज को जाने दे रहा था, आज आपने ये संकट खड़ा कर दिया और जिंदगी भर के लिए कर दिया। हमेशा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बदलेगा नहीं, ईरान भी भौगोलिक रूप से बदलेगा नहीं, ईरान भी वहां रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी रहेगा। अब हमेशा के लिए संकट खड़ा कर दिया है कि हर बार आपको ईरान को मनाना होगा, उसकी शर्तें माननी होगी। उसका जो आपने नुकसान किया उसकी वो वसूली कहीं से तो करेगा ना। बोल रहा मैं करूंगा, ये उसकी वसूली का एक जरिया है। एक जहाज को डैमेज करने के लिए मुझे सिर्फ $5,000 या $7,000 का एक बम चाहिए। और ये ट्रंप भाग रहे हैं इस युद्ध से, इसका सबसे बड़ा सबूत, इसका सबसे बड़ा मतलब किसके बयान पे आप भरोसा करते हैं? आप ट्रंप के बयान पे भरोसा नहीं करेंगे, उनके विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री के बयान पे भरोसा नहीं करेंगे। अगर नेतन्याहू ऐसा कहने लगे, नेतन्याहू वो व्यक्ति जिसने कहा मैं 40 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब मैं ईरान पे हमला करूं, वो भी इसी भाषा पर आ गए हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं हमने ईरान को बहुत कमजोर कर दिया है, अब ईरान की ताकत उतनी नहीं रह गई, अब हमारे अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं है, ईरान से जो हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था वो हम खत्म कर चुके हैं। तो नेतन्याहू ने भी एग्जिट ढूंढ लिया शायद। שברנו את כוחם של צבאות הטרור של איראן שהקיפו אותנו בטבעת חנק. זה נכון, יש להם עדיין יכולת שיורית לאיים עלינו, אבל הם כבר אינם יכולים לאיים על קיומנו. אבל הם כבר אינם יכולים לאיים על קיומנו, לשגר רבבות טילים בליסטיים ורקטות שנועדו להחריב את ערי ישראל. सर मुझे तो ट्रंप के और मंत्रियों के बयान से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका बयान लगा कि इन्होंने भी कहा कि हमारा वो जो अस्तित्व को खतरा था वो उसको हमने संभाल लिया। देखिए, ईरान इजराइल युद्ध अपनी जगह है, लेकिन जो ईरान कर रहा है इसी को कहते हैं गुंडागर्दी। ये इकोनॉमिक टेररिज्म है, ये तुम्हारे बाप की संपत्ति नहीं है, ये इंटरनेशनल वाटर है, ध्यान रखना। ईरान की जमीन अमेरिका के बाप की है सर? नहीं, मैंने कहा तुम हमारे लिए नहीं रोक सकते। तुम क्या कर रहे हो कि पूरी भाई तुम्हारी लड़ाई किससे है? तुम्हारी लड़ाई अमेरिका से है ना, लड़ो अमेरिका से। तुम्हारी लड़ाई इजराइल से है ना, लड़ो इजराइल से। तुम्हारी लड़ाई बहरीन और इन लोगों से है, अमेरिकन बेसिस से है ना, लड़ो उनसे। किसने मना किया है? लेकिन यदि तुम इंटरनेशनल ट्रेड को रोक रहे हो, एम्बार्गो कर रहे हो,
तो इसका मतलब है कि तुम इकोनॉमिक टेररिज्म में इन्वॉल्व हो। और बहुत हम भारत के अंदर भी एक बड़ा अजीब नैरेटिव देख रहे हैं। पिछले 1 महीना से ऐसे लग रहा है कि ईरान को एज ए विक्टिम के तौर पर हमको दिखाया जाए। ये मुल्ला रिजीम है भाई, ये टेररिस्ट रिजीम है। ये हम क्यों भूल जाते हैं? जो बार बार कहता है डेथ, वो दुनिया को इस्लामाइज करने का क्या इसका कमिटमेंट नहीं है इस कंट्री का? सुन लीजिए, नहीं नहीं, ये गंभीर बात है। आप कहते हैं डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। आप कश्मीर के अंदर भी वही बात करते थे, पूरी दुनिया को इस्लामाइज करने की बात करते थे। ये कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी है? जो IRGC की आइडियोलॉजी है वो कौन सी आइडियोलॉजी है? एक टेररिस्ट आइडियोलॉजी से ज्यादा क्या है? भारत का मित्र सुन देश लीजिए है। मेरे, भारत अरे का भाई मित्र देश मित्र है। देश है, कितना मित्र देश है हम लोगों ने वो भी देखा है। मित्र देश इसलिए नहीं है क्योंकि हम तेल लेते थे, उसके साथ हमारा व्यापार था। ये मत बोलिए कि हम सिविलाइजेशनल रिलेशन है। सर छोड़ दीजिए, मैं उस बात पे जा ही नहीं रहा।